अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं वाइटल वॉइसेस विद डॉक्टर माहीन इकबाल की स्पेशल पॉडकास्ट में, जिसके अंदर हम आज बात करेंगे कि नौजवान नस्ल के अंदर दिल की बीमारियां इस कदर तेजी से क्यों बढ़ रही हैं। पहले जो हम बात करते थे कि दिल की जो बीमारी है वो 40+ लोगों की है और बूढ़े लोगों की है या मर्दों की बीमारी है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि नौजवान नस्ल भी इसमें बहुत तेजी से शिकार हो रही है इसका। और ना सिर्फ मर्द हजरात इसका शिकार हो रहे हैं बल्कि यंग बच्चियों को भी ये मसाइल पेश आ रहे हैं। तो इसकी क्या वजूहात हैं, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद सोमरो साहब, जो कि एमबीबीएस हैं और एफसीपीएस हैं कार्डियोलॉजी के अंदर। इसके अलावा आपने एनआईसीवीडी से इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के अंदर फेलोशिप की डिग्री हासिल की। आप जो है वो एमकेसीसी हॉस्पिटल बहरीन में भी एज कंसल्टेंट काम कर चुके हैं, और आजकल आप एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे गिम्स इंस्टीट्यूट गंबट में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट की जो है वो खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। हम डॉक्टर साहब को खुशामदीद कहते हैं। Thank you so much, Dr. Maheen. I'm very thankful to invite me for your podcast. जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा, हमें ये बताइएगा कि आजकल जो है वो हार्ट अटैक सिर्फ बूढ़े लोगों की बीमारी क्यों नहीं रही है, और दूसरे अल्फाज में कि आजकल नौजवान नस्ल जो है उसमें दिल की बीमारियां इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही हैं। एक्चुअली ये है कि इस्कीमिक हार्ट डिजीज का बर्डन जो है आजकल यंग एडल्ट्स में, जिसे आपने बताया कि उसका इंसिडेंस बहुत ज्यादा हो रहा है, उसकी वजूहत मेन जो है वो रिस्क फैक्टर्स हैं। हमारी डेवलपिंग कंट्रीज में स्पेशली बांग्लादेश है, इंडिया है, पाकिस्तान है, दे हैव हाई इंसिडेंस ऑफ डायबिटिक मेलेटस, दैट इज अ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और उसमें आपको पता है कि साइलेंट जो है इस्कीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से अब डायबिटीज में ये प्रॉब्लम है। हमारे यंग एडल्ट्स जो है, एक तो या तो डायग्नोज नहीं होते, अगर डायग्नोज होते हैं तो उनको ट्रीटमेंट नहीं लिया जाता, वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो ट्रीटमेंट नहीं लेते, अगर कोई दवाई लेते हैं तो इरेगुलर लेते हैं। तो उस वजह से माइक्रो एंड मैक्रोवेस्कुलर डिजीजेस बहुत ज्यादा होती है, जिसमें से इस्कीमिक हार्ट डिजीज भी कॉमन है। उसके अलावा हाइपरटेंशन इज मोस्ट कॉमन काज इन यंग एडल्ट्स। सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है, वो भी यही है कि पेशेंट्स को, जिन एडल्ट्स को हाइपरटेंशन है, वो अनडायग्नोज रहता है, अनडायग्नोज की वजह से वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और हमारे पास मोस्ट कॉमनली अभी आजकल आपको पता है स्मोकिंग का इंसिडेंस बहुत ज्यादा है यंग में। जो भी यंग है कोकेन इंड्यूस करते हैं या निकोटीन जो है मुख्तलिफ सूरत में लेते हैं, उसमें नस्वार एडिक्शन भी आ गया, स्मोकिंग भी आ गई, ये सब चीजें जो है वो रिस्क है। इसके अलावा फिजिकल इनएक्टिव, हमारे पास मोस्ट ऑफ द जो एडल्ट्स हैं स्क्रीन टाइम जो है, मोबाइल ज्यादा यूज करते हैं, कंप्यूटर पे ज्यादा बैठते हैं, और जो प्ले ग्राउंड्स हैं वो खाली हैं, बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी निल है। उसकी वजह से भी एक वो है। बाकी हमारे जैसे आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस इंड्यूस्ड भी काफी सारे लोग हैं जो स्ट्रेस में रहते हैं। स्ट्रेस लीडिंग टू इस्कीमिक हार्ट डिजीज, ये भी कॉमन फैक्टर है। तो ओवरऑल फैमिली हिस्ट्री भी इसमें आ जाती है, जिसकी वजह से जो है यंग पेशेंट जो है वो ज्यादातर है। मगर सब में से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है दो फैक्टर्स हैं, उसमें स्मोकिंग है और डिसलिपिडमिया है। ये 2/3 ऑफ ऑल केसेस ऑफ द इस्कीमिक हार्ट डिजीज जो यंग में है। हमें यही है कि जो डिसलिपिडमिया है, कोलेस्ट्रॉल लेवल है, कोई भी यंग जो 18 से 40 इयर्स तक है, कोई भी चेक नहीं कराता, उसको पता नहीं है, जंक फूड लेता है। जंक फूड की वजह से जो है वो इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल होती है, तली हुई चीजें खाता है, समोसे पकोड़े, सब चीजें उसकी वजह से। तो ये मोस्ट कॉमन फैक्टर्स हैं अक्यूट एमआई के इन यंग एडल्ट्स। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये बताइएगा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जो हमारा लाइफ स्टाइल है, हमारा तर्ज जिंदगी है, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है हमारे दिल की सेहत को। तो क्या डॉक्टर साहब जेनेटिक्स भी इसमें कोई रोल प्ले करती है। ये सफकोर्स जेनेटिक्स का इम्पोर्टेंट रोल है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जेनेटिक्स जो है, जो फैमिली हिस्ट्री है कार्डियोवास्कुलर डिजीज की, 20 to 30% पेशेंट्स डेवलप द कोरोनरी आर्टरी डिजीज ड्यू टू जेनेटिक्स। वो इनहेरिट करते हैं फ्रॉम द पेरेंट्स, जेनेटिक वेरिएशन भी होता है, फैमिली हिस्ट्री भी होती है, जिसकी वजह से जो है वो भी इम्पोर्टेंट रोल करता है। मगर इसके अलावा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन का अलग है कि वो 70 to 80% बर्डन जो है, तो जेनेटिक्स का एग्जैक्टली रोल है। जो पेशेंट्स जिनमें जेनेटिक हिस्ट्री पॉजिटिव है फॉर द कार्डियोवास्कुलर डिजीज, दे आर मोर प्रोन टू डेवलप द इस्कीमिक हार्ट डिजीज। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हम बहुत एम्फेसाइज कर रहे हैं लाइफ स्टाइल के ऊपर और सेडेंट्री लाइफ स्टाइल के ऊपर बेसिकली, कि जिसमें फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है।
तो सिडेंट्री लाइफ स्टाइल और जो डेस्क जॉब है, जैसे कि बैंकर्स हैं या और बहुत सारे प्रोफेशंस हैं कि जिसमें आपने बैठ के ही काम करना है, तो उसका कितना असर पड़ता है दिल की सेहत के ऊपर? देखिए, इसमें बहुत ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि जेनेटिक्स में तो ये है कि वो इनहेरिट करता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो जेनेटिकली है, और वो इंक्रीज रिस्क करता है। अगर आपको इस्केमिक हार्ट डिजीज का बर्डन कम करना है, तो वो एक ही सॉल्यूशन है कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन आपको करनी है। फिजिकल एक्टिव रहना है, आपको जिम यूज करना है, आपको फूड जो है हेल्दी खाना है, जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स हैं, उसका मैक्सिमम यूज करना है आपको। स्मोकिंग से अवॉइड करना है, अल्कोहल से अवॉइड करना है। और डायबिटिक अगर है किसी पेशेंट को, तो वो प्रॉपरली डायबिटोलॉजिस्ट को दिखाए, प्रॉपरली फॉलो कराए, प्रॉपरली मेडिकेशन ले। उसके अलावा हाइपरटेंशन है, उसका कंट्रोल करे, और फिजिकल एक्टिविटी मैक्सिमम जितना हो सके। और सबसे इम्पोर्टेंट ये भी चीज है कि हमारी स्लीप जो है डिस्टरबेंस होती है। मोस्ट ऑफ द एडल्ट्स जो है वो 12 बजे 1 बजे रात को सो जाते हैं। अब उसका सोने का टाइम एक फिक्स होता है, एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स नींद होनी चाहिए, स्ट्रेस फ्री होनी चाहिए। ये सब फैक्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा इम्पेक्ट करते हैं ऑन द कोरोनरी आर्टरी डिजीज। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं कि सीडेंटरी लाइफ स्टाइल जो है वो ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, तो क्या वो लोग जो कि एक्टिव हैं या जो जिम करते हैं, क्या वो इस चीज से उनको कोई खतरा नहीं है, उनकी बिल्कुल बचत है? या ये जो जिम करते हैं या जो बहुत ज्यादा हैवी स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस करते हैं, उनके अंदर कोई और किस्म की कार्डियक डिजीजेस पाई जाती हैं हार्ट अटैक से हटकर? यस, यू आर राइट के जो फिजिकल एक्टिव हैं, जैसे जो भी गेम्स वगैरह खेलते हैं या प्लेयर्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, उसमें भी रिस्क होता है, मगर कम एज कम्पेयर टू नॉर्मल इंडिविजुअल। जो नॉर्मल बंदे हैं उसके कंपेरेटिवली उनमें रिस्क कम पाया जाता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें नहीं हो सकता, उसमें भी हो सकता है। उसमें दूसरे फैक्टर्स होते हैं। मगर जैसे आपने बात की थी कि जो स्पोर्ट्स वाले हैं उसमें ज्यादातर स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज होती है, जिसमें मोस्ट कॉमन हमारे पास हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है, जिसमें सडन कार्डियक डेथ के भी चांसेस होते हैं। तो हमें दोनों चीजों को रूल आउट करना होगा कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज है या स्ट्रक्चरल है। तो इस वजह से जो एक्सरसाइज करते हैं, ज्यादातर आपने सुना होगा, ट्रेडमिल के दौरान जो है कुछ लोग जो है कोलैप्स हो जाते हैं, दे बिकम कोलैप्स एंड डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। तो उसमें स्ट्रक्चरल काजेस ज्यादा होती ठीक है। डॉक्टर साहब, आपने अपने पिछले जवाब में एक बात की कि स्ट्रेस और एंजाइटी जो कि नौजवान नस्ल में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और नींद का पूरा ना होना, कि जैसे जब नींद पूरी नहीं होती है तो आपका कॉर्टिसोल जो है वो रिलीज होता है या स्ट्रेस की सूरत में रिलीज होता है। तो स्ट्रेस और एंजाइटी जो है वो दिल की बीमारियों को कैसे उसका सबब बनती है? जी। ऑफ कोर्स स्ट्रेस जो है वो मोस्ट कॉमन हमारे पास सोसाइटी में है जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज कराता है। उसकी वजह यही है कि अगर आपका स्ट्रेस होगा, हार्ट रेट बहुत ज्यादा होगा, टैकीकार्डिया डेवलप होगा, टैकीकार्डिया के साथ ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज लीडिंग टू कार्डियोवास्कुलर डिजीज। दूसरी ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास एंजाइटी है, स्ट्रेस है, इसकी इम्यूनिटी लेवल जो है बहुत कम हो जाती है। इम्यूनिटी लेवल कम होने की वजह से जो है हार्ट डिजीज बहुत ज्यादा होते हैं। और कभी कभी ये भी कहा जाता है कि अगर स्ट्रेस करेंगे तो ब्लड वेसल्स कार्टिसोल इंक्रीज की वजह से जो है डैमेज हो जाएंगी, लीडिंग टू थ्रोम्बोसिस और कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो स्ट्रेस का बहुत ज्यादा रोल है इन काजिंग द इस्केमिक हार्ट डिजीज। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आजकल हमारा प्रोफेशन की वजह से और कैरियर की वजह से नौजवान नस्ल जो है वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड है, फ्रस्ट्रेटेड है, बर्न आउट का शिकार है। तो ये जो इनकी सारी बर्न आउट का जो वो सामना कर रहे हैं, ये इनके दिल पे किस तरीके से असर कर रहा है? कि एक बर्डन जो है, एक रेस लगी हुई है, जो बच्चे हैं उनको टेंशन है अपने अच्छा स्कोर करने की, जो प्रोफेशनल्स हैं उनको एक कंपटीशन है अपने दूसरे कुलीग्स के साथ। तो ये जो एक कंपटीशन का और बहुत ज्यादा दौड़ का भाग का सामना है आजकल की नौजवान नस्ल को, ये किस तरीके से दिल की सेहत पे असर कर रहा हाँ, देखिए, डॉक्टर माहिन आपने सही कहा कि बर्न आउट जॉब्स जो हैं, जैसे हम हेल्थ केयर हैं, डॉक्टर हैं, और डॉक्टर है या कोई नर्स है, कोई स्टाफ है, कोई टीचर है, इवन दो के जैसे पेरेंट्स हैं, उसके बच्चे जो है पोजीशन के लिए जो है उनके पीछे पड़ जाते हैं कि अच्छे नंबर लें। इसके साथ भी एंजाइटी, स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो जाता है। स्ट्रेस
फुल जो जॉब्स होती हैं, जैसे बर्नआउट जॉब है हेल्थ केयर की स्पेशली। आपको पता है हम जैसे इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ड्यूरिंग प्रोसीजर जो है हम स्ट्रेस में आ जाते हैं कि एक प्रोसीजर है, कभी कभी डिफिकल्ट है, कभी कोई कैल्सिफाइड लीजन है, वो वायर क्रॉस नहीं होती, तो इसमें ये जो छोटे मोटे टेंशन होते हैं ये भी मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हार्ट डिजीज कराते हैं। आपने काफी दफा देखा होगा न्यूज में भी कि जो भी कार्डियोथोरेसिक सर्जन होते हैं या कार्डियो रिलेटेड जो सर्जन होते हैं, उसमें ज्यादातर जो है एमआई होता है। उसकी वजह यही है कि बर्नआउट जॉब का इम्पोर्टेंट रोल है टू इंड्यूस द कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जैसे हमने अभी बात की जिम के हवाले से भी, या वैसे भी जैसे जो लोग जिम करते हैं उनको कौन सी अलामात आना शुरू होती हैं जिसको वो इग्नोर कर रहे होते हैं, या आम नौजवान भी जो कि अचानक कार्डियक अरेस्ट का या हार्ट अटैक का शिकार होते हैं, उनको पहले से क्या कोई अलामात आना शुरू होती हैं जिसको वो इग्नोर कर रहे होते हैं, और आपके थ्रू हमें वो उन तक ये आगाही पहुंचे कि ये अलामात हैं जिनको सीरियस लेना चाहिए और जिनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर माहिन ये है कि अगर कोई भी नौजवान है, कोई किसी भी एज ग्रुप का, अगर उसको चेस्ट पेन हो रहा है, चेस्ट पेन कभी कभी ये होता है कि हम उसको कहते हैं कि टिपिकल चेस्ट पेन है रिलेटेड विद द कार्डियक डिजीज, जो डिफ्यूज होता है, रिट्रोस्टर्नल होता है, एसोसिएटिंग फैक्टर स्वेटिंग वगैरह, वॉमिटिंग है, इस तरह का अगर पेन है, हेवीनेस है, तो फौरन आपको ईसीजी करना चाहिए या तो किसी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। इन चीजों को इग्नोर नहीं करते। दूसरा ये है कि अगर कोई भी पेशेंट है, ठीक ठाक बैठा है, सडनली उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुई है, मतलब उसको डिस्निया हो रहा है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है, तो ऐसे जो है इंडिविजुअल को भी फौरन जो है मेडिकल कंसल्ट करनी चाहिए। या दूसरा पेल्पिटेशन है, रेट बहुत ज्यादा हो जाता है, दिल की धड़कन बहुत ज्यादा हो जाती है, और साथ में जो है कभी कभी पेशेंट ये भी होता है कि डिजीनेस उसको होता है, गिरने जैसा महसूस होता है, कभी गिर भी जाता है जिसको हम सिंकपी कहते हैं। इस चीज की अलामतें जो है फौरन कार्डियो रिलेटेड जो है चीजों को रूल आउट करनी चाहिए, जो भी इंडिविजुअल है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें आम अमूमन जो अलामतें आप कह रही हैं, जो मैंने आपको बताए हैं, वो नहीं होती। उसमें एटिपिकल प्रेजेंटेशन होती है, जैसे डायबिटीज में लेटेस्ट है, डायबिटिक के जो पेशेंट है उसमें जो है टिपिकल चेस्ट पेन नहीं होता, उसमें एपिगैस्ट्रिक पेन होता है मैदे का, जो हम ज्यादातर जीपी के पास जाते हैं और आइजेक लेके, ओमेपेराजोल लेके, इसोमेपेराजोल लेके रिलीव कर लेते हैं, और उस समझ से ये है कि शायद इसको इस्केमिक हार्ट डिजीज नहीं है, मगर वो काफी सारा जो है कार्डियक अरेस्ट के साथ जो है प्रेजेंट होते हैं। दूसरा ये है कि फीमेल का ग्रुप जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी एटिपिकल प्रेजेंटेशन होती है, और ओबेसिटी भी जिन बंदों को है ओबेस हैं वो भी एटिपिकल प्रेजेंट है। तो ये चीजें जो भी कार्डियो रिलेटेड है, स्पेशली चेस्ट पेन, शार्टनेस ऑफ ब्रेथ, पेल्पिटेशन, सिंकपी हो, इस चीज की जो भी चीजें हैं वो फौरन जो है कंसंट्रेट करना चाहिए कि इसको दिल का मसला तो नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ये बताने के लिए कि हार्ट अटैक हमेशा जो है वो सीने में दर्द के साथ प्रेजेंट नहीं करता, बल्कि इसकी बहुत सारी और वजूहात भी होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये बताइएगा कि अगर किसी को शक हो रहा है कि उसको कार्डियक प्रॉब्लम हो रहा है या हार्ट अटैक हो रहा है, तो उसको कौन से इकदाम उठाने चाहिए फौरन? देखें, अगर डाउटफुल है किसी को भी कि मुझे हार्ट डिजीज है या नहीं है, नंबर वन तो ये है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि उसकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है या नहीं है। अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री है तो फौरन उसको यकीनन उसको चेकअप करना चाहिए, कंसल्टेंट जो भी कार्डियोलॉजिस्ट हो उसके साथ, स्पेशली ईसीजी, एको। ये दो चीजें ऐसी हैं जो बेस्ट लाइन हम समझी जाती है। स्पेशली ईसीजी जो है एवरीवेयर इज अवेलेबल, विलेज हो, कोई भी छोटा सा गांव हो, उसमें भी काफी सारे ऐसे हैं जहाँ पर ईसीजी अवेलेबल है। तो जिनको भी डाउट हो तो ईसीजी एटलीस्ट करा लें, उसके बाद एको भी है। मगर इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो, तो उनको अगर एटिपिकल भी प्रेजेंटेशन है, तो मेरी एडवाइस यही होगी कि उनको ईसीजी जरूर कराना चाहिए। डॉक्टर साहब, हम बात करें बजाय इसके कि हम ट्रीटमेंट की बात करें, हम बात करेंगे क्योंकि ये नौजवान नस्ल हमारा फ्यूचर है, तो हम इसको दिल की बीमारियां होने से पहले बचाने की कोशिश करें। तो ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो कि ब्लड टेस्ट हैं या स्कैन्स हैं जो आप एज प्रिवेंटिव चेकअप या स्क्रीनिंग चेकअप यंग जनरेशन को रिकमेंड करेंगे? ये यंग जनरेशन के लिए ये है कि स्पेशली लिपिड प्रोफाइल जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल। उसमें हमें एलडीएल एचडीएल लेवल और कोलेस्ट्रॉल लेवल का पता चल जाता है, और मैंने आपको जैसे बताया कि मेजर रिस्क फैक्टर है इस्केमिक हार्ट डिजीज के लिए, तो हमें एटलीस्ट उसका पता होना चाहिए। उसके बाद मैं रिकमेंड करूंगा फास्टिंग ब्लड शुगर या HbA1c लेवल, क्योंकि डायबिटिक हमारे पास जो है बहुत ज्यादा इंसिडेंस है, स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज में जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश है। इसमें बहुत ज्यादा
बर्डन है डायबिटीज का, तो उसको स्क्रीन आउट करने के लिए HbA1c लेवल, फास्टिंग ब्लड शुगर जो है कराना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो है ECG हम करा सकते हैं, जिसमें जो हार्ट अटैक की साइंस, मतलब जो भी चीजें हैं हार्ट अटैक की, वो हमें पता चल जाएगा कि एसिड डिप्रेशन है, टीबरनेजन है, क्या LVH पैटर्न है, सब चीजें। और बाकी हाइपरटेंशन, अगर उसको ब्लड प्रेशर है तो ठीक है, अदरवाइज उसको चेक कराता करना चाहिए और मॉनिटर करना चाहिए। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि एक्चुअली हमारे यहाँ ट्रेंड ऐसा है कि जब तक बीमारी नहीं होती है और जब तक वो कॉम्प्लिकेट नहीं हो जाती है, आप डॉक्टर के पास प्रेजेंट नहीं करते हैं, तो हेल्थ स्क्रीनिंग का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लेकिन रिकमेंडेशन क्या है कि आपको कितने अरसे के अंदर हेल्थ स्क्रीनिंग अपनी जरूर करवानी चाहिए? देखिए आफ्टर 18 ईयर्स, अभी तो क्योंकि इनिशियली तो ये कहा जाता था कि इस्केमिक हार्ट डिजीज जो है ओल्ड एज की है, 60 ईयर्स के बाद होती है, 70 ईयर्स के बाद, मगर अभी ऐसा नहीं है। हमने ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं जो 24 ईयर्स के भी हैं, जो MI के साथ प्रेजेंट हुए हैं, उसकी एंटी वाले MI था, बाइफर्केशन डिजीज थी, LAD, ऑस्टियल LAD है डायगनल के साथ। ऐसे भी पेशेंट है 2VD के साथ प्रेजेंट होते हैं, हालांकि उनकी एज जो है 24-25 ईयर्स थी। इसका मतलब यही है कि जब भी एडल्टनेस हो, मतलब 18 ईयर्स है, 16 ईयर्स है, मगर 18 ईयर्स के रिकमेंडेशन यही है कि 18 ईयर्स के बाद आपको स्क्रीन करना चाहिए। और स्क्रीनिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट मैंने आपको बता दिया, लिपिड प्रोफाइल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ECG है, ECG के बाद HbA1c लेवल है या फास्टिंग ब्लड शुगर है, जो मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें। बाकी तो स्मोकिंग, ये सब चीजें सबको पता है कि स्मोकिंग से अवॉइड करना है, ये सब चीजें करना है, वो तो रिस्क फैक्टर्स में आ गए। ये मतलब ये स्क्रीनिंग हर सालाना करवानी चाहिए हर किसी को? जी, यकीनन ये है कि एटलीस्ट जो पेशेंट हैं, जो समझ रहे हैं, जिनको फियर है या बर्न आउट जॉब है जिसे हमने जिक्र किया, तो इनको एवरी से 1 ईयरली जो है ये रिकमेंडेशन है कि ECG करानी चाहिए, फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल करानी चाहिए, फास्टिंग ब्लड शुगर करानी चाहिए। डॉक्टर साहब, आखिर में आप हमारी यंग जो जनरेशन है उनको कोई एडवाइस देना चाहें दिल के हवाले से कि वो किन चीज़ों को मद्देनजर रखें? देखें, इस्केमिक हार्ट डिजीज का बर्डन दिन ब दिन यहाँ पर बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और आपको पता है कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि रिस्क फैक्टर्स हैं इसमें, डायबिटीज है। हमारे लिए अलमिया सबसे ज्यादा ये है कि एक तो पेशेंट को डायबिटीज है, वो डायबिटिक के लिए परेशान नहीं होता, बुखार के लिए परेशान होता है, पीगेस्ट्रिक पेन के लिए परेशान होता है, मगर उसकी शुगर जितनी भी हाई हो, उसको ये टेंशन नहीं होता कि शुगर, क्योंकि शुगर मदर ऑफ डिजीज है। सब जो भी हम बात कर रहे हैं इसकी हार्ट डिजीज की, ये भी कॉम्प्लिकेशन शुगर की वजह से है। तो मेरी ये एडवाइस है उन डायबिटिक पेशेंट को जो डायबिटीज हैं, काइंडली उनको ये है कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करनी चाहिए, जो जो चीजें हैं वो करनी चाहिए, दवाई टाइम पे लेनी चाहिए, उसको शुगर कंट्रोल करनी चाहिए। दूसरा ये है कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर इनको जिनको है, वो प्रॉपरली मेडिकेशन, और ब्लड प्रेशर का कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी में ये है कि शायद हमने एक दवाई ली और 2 दिन के लिए ब्लड प्रेशर सही हुआ, उसके बाद हम बंद कर लेते हैं, दैट इज नॉन कंप्लायंस। तो ये ब्लड प्रेशर चीजें बढ़ बढ़ के हार्ट फेलियर की तरफ जाती हैं या MI कराती हैं, ये भी बहुत खराब है। उसकी वजह ये है कि ब्लड प्रेशर ऐसी डिजीज नहीं है, फीवर नहीं है जिसमें आप एक हफ्ते की दवाई लें उसके बाद आपको छोड़ दे। ब्लड प्रेशर जो है कंटिन्यूस एक लॉन्ग टर्म क्रोनिक डिजीज है, जिसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म थेरेपी लेनी है। दूसरा ये है कि अगर कोई भी पेशेंट है जिसको कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, तो वो कंसर्न जो अपना डॉक्टर है उससे रुजू करें, स्मोकिंग से अवॉइड करें, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा करें जितना हो सके हम फिजिकली, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी से सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये भी होता है बिलो 40, कि अगर फिजिकल एक्टिव जो भी बंदे होते हैं उसमें कोलेटरल फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। कोलेटरल फॉर्मेशन की वजह से जो है सडन डेथ के चांसेस बहुत कम होते हैं। यंग में आपने देखा होगा कि जो भी 60 ईयर्स के या 70 ईयर्स के हैं, उनमें अगर MI होता है तो वो सडन डेथ उनकी नहीं होती। हमारे सोसाइटी में कॉन्सेप्ट है कि इसको फर्स्ट अटैक हुआ है, सेकंड अटैक हुआ है, थर्ड अटैक हुआ है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है कि 60 ईयर्स में जो बंदे होते हैं उनमें अगर फर्स्ट अटैक होता भी है तो मोस्ट ऑफ द टाइम उनको सडन डेथ नहीं होती। अगर लेस देन 40 ईयर्स में अगर किसी को भी हार्ट अटैक होता है तो वो सडन डेथ होती है। उसका मेन रीजन जो है कोलेटरल से, कोलेटरल फॉर्मेशन जो है फिजिकल एक्टिविटी से ही बढ़ती है। तो हमें फिजिकल एक्टिव रहना चाहिए। अगर बर्न आउट जॉब है, जाहिर बात मजबूरी है, एक जॉब है, उसको हम छोड़ तो नहीं सकते, मगर एटलीस्ट अपने स्ट्रेस को कम करना चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डाइट का, जंक फूड से अवॉइड करें, पिज्जा बर्गर
इन चीजों से हमें अवॉइड करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि काफी हद तक कम कम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें कुछ वक्त दिया, और मुझे यकीन है कि ये जो नौजवान नस्ल है इसने ज़रूर इससे इस्तेफादा हासिल किया होगा। हमें ये बताइए कि इतने रिमोट एरिया में गेम्स जैसे इंस्टीट्यूट का होना, गंबट जैसे जगह पर, ये एक नेमत है वहाँ के इलाकों के लिए। तो और आप जैसे क्वालिफाइड डॉक्टर्स का वहाँ पे मौजूद होना भी एक नेमत है। तो ये बताइए कि यहाँ पे कौन कौन सी सहूलियात मौजूद हैं, स्पेशली कार्डियोलॉजी के हवाले से, ताकि जिन लोगों तक ये अभी बात नहीं भी पहुंची हुई है कि यहाँ पे कितना स्टेट ऑफ आर्ट इदारा मौजूद है, उन तक भी ये बात पहुंच सके। देखिए, गम्बट बेसिकली एक तहसील है जिसमें जो है टर्शरी केयर का, जो मैं समझ रहा हूँ पाकिस्तान की से सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है यहाँ पर। हमारे पास जो है लिवर ट्रांसप्लांट, बोन मेरो ट्रांसप्लांट, इसके अलावा लंग ट्रांसप्लांट की प्रोग्रेस जो है वो है, कार्नियल ट्रांसप्लांट होती है और कोक्लियर इम्प्लांट होती है। तो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है हमारे पास। और कार्डियोलॉजी के जो भी इक्विपमेंट है जो एनआईसीवीडी जैसे इदारे में है, उससे भी ज्यादा हमारे पास कार्डियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से 24/7 फ्री ऑफ कॉस्ट प्राइमरी पीसीआई होती है। जो भी कार्डियोलॉजिकल प्रोसीजर्स हैं, पीसीआई है, इलेक्ट्रो पीसीआई है, या सीटीओस वगैरह, जो भी डिफिकल्ट प्रोसेस होते हैं वो भी हम करते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज में पीटीएमसी का भी हमने किया हुआ है। और साथ में जो है बाकी एकोकार्डियोग्राफी की फैसिलिटी अवेलेबल है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे पास रोबोटिक कैथ है, जो पूरे पाकिस्तान में किसी भी इंस्टीट्यूट के पास नहीं है। रोबोटिक, और ये सिर्फ क्रेडिट जो है हमारे डायरेक्टर को जाता है, जिसका नाम डॉक्टर रहीम बख्श भट्टी है। उसने एक समझे कि माइनर इंस्टीट्यूट से लेकर इतना वर्ल्ड लेवल का इंस्टीट्यूट बनाया है। जी बिल्कुल, हम सलाम पेश करते हैं उन तमाम लोगों को कि जिन्होंने इतना खूबसूरत इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पे लोगों को फराहम किया है। और हम आपको भी सलाम पेश करते हैं कि आप इस मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सर्व करने के बाद, और इवन ये कि इंटरनेशनली सर्व करने के बाद, आज गंबट जैसे इलाके में जाके जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट सबके लिए, जो हमारे व्यूअर्स हैं, बहुत मुफीद साबित होगी। अगर आप डॉक्टर साहब से रब्ता करना चाहें और कोई सवाल पूछना चाहें, तो आप कमेंट्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, या हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं मैसेजेस के जरिए। और हमें ये भी ज़रूर बताइए कि आप डॉक्टर साहब को नेक्स्ट टाइम किस टॉपिक पे सुनना चाहते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। फी अमान अल्लाह।